हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से ऑडियो वीडियो बता देंगे। ऑडियो वीडियो सही है? ऑडियो वीडियो बता देंगे। ऑडियो वीडियो सही है? गुड मॉर्निंग सुखराम जी, ममता जी, भूमिका जी। क्लियर है? ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है। इनमें से आप कहीं भी ज्वाइन नहीं हुए हैं तो हो जाएंगे। यदि आप हमारा कोर्स परचेज करते हैं, आपको मिलते हैं नोट्स, विवेक वेदांत 100+ मॉक टेस्ट एंड ये रहा हमारा कोड। यदि आप इसको यूज करेंगे तो आपको 10% ऑफ मिलेगा। ठीक है। ठीक है, आज हम यूनिट 9 डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, यूनिट 9 इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, राइट। और आपका, ठीक है, आईटी एक्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, और यूनिट 9 में इतना ही है। और इसके अलावा हम बात करें तो यूनिट 10 उसके बाद हम डिस्कस करना करेंगे। और फिर आपका रहता है 4, 5th और 6th, 3 यूनिट रहते हैं। ठीक है, तो 15 मई तक जो है वो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रेफर करता है टू द क्रिएशन ऑफ अ माइंड। ठीक है, स्टार्ट करें। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है एक इंसान की क्रिएशन। ठीक है, उसकी दिमाग की क्रिएशन, सच इज इन्वेंशन। ठीक है, जैसे हम इन्वेंशन, जैसे कि आविष्कार, इन्वेंशन, लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क, डिजाइन एंड सिंबल, नेम एंड इमेज यूज इन कॉमर्स। ठीक है, कि मन की संरचना यानी कि क्रिएशन ऑफ माइंड है, यानी कि इंसान जो है अपनी माइंड से क्या कुछ क्रिएट कर रहा है, क्या कुछ नई नई इन्वेंशन कर रहा है, लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क कर रहा है। ठीक है, वो सब आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आता है। ठीक है, अब आईपी जो है वो प्रोटेक्टेड है बाय लॉ। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब जो है वो आपका लॉ बताते हैं किससे रिलेटेड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, which enable people to earn recognition of financial benefit from what they invent or create। ठीक है, कि उदाहरण के लिए बोला पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क जो लोगों को आविष्कार या निर्माण से मान्यता और वित्तीय लाभ अर्जित करने में जो है सक्षम बनाता है। By striking the right balance between the interest of inventors and the wider public interest। ठीक है, इन्वेंटर्स के हितों और व्यापक सार्वजनिक हित के बीच संतुलन बनाकर। और आईपी सिस्टम का यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सिस्टम का एम क्या है? फोस्टर एन एनवायरमेंट विच क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन कैन फ्लोरिश। कि आईपी सिस्टम का उद्देश्य क्या है? एक ऐसे वातावरण को बढ़ावा देना जिसमें रचनात्मकता और नवाचार जो है वो पनप सके। ठीक है, कि आईपी सिस्टम का एम क्या है? फोस्टर करना एनवायरमेंट विद इन विच क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन कैन फ्लोरिश। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है क्या? तो बोला इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज अ ब्रॉड कैटेगरी, एक बहुत बड़ी कैटेगरी या डिस्क्रिप्शन या सेट ऑफ intangible assets है, owned and legally protected by company and individual from outside use और implementation without consent। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है क्या? एक ब्रॉड कैटेगरिकल डिस्क्रिप्शन फॉर सेट ऑफ इंटेंजिबल असेट्स, यानी कि बौद्धिक संपदा किसी कंपनी या व्यक्ति द्वारा स्वामित्व वाली और कानूनी रूप से सुरक्षित अमूर्त संपत्तियों के सेट के लिए एक व्यापक श्रेणीबद्ध विवरण है, जो कि सहमत के बिना बाहरी उपयोग या कार्यान्वयन से है। और एक अमूर्त संपत्ति यानी कि नॉन फिजिकल एसेट्स ऑफ अ कंपनी दैट जिसको पर्सन ओन करता है उसे हम इंटेंजिबल। देखो, प्रॉपर्टी आपकी दो तरह की होती है, एक तो होती है टेंजिबल। ठीक है, टेंजिबल जिसको आप जो है वो क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। टेंजिबल, टेंजिबल जिसको आप विच कैन बी टच एंड सीन, जिसको आप टच कर सकते हैं, जिसको देख सकते हैं। इंटेंजिबल होती है जिसको आप टच नहीं कर सकते, जिसको आप सीन नहीं कर सकते, जैसे कि आपके कॉपीराइट्स। ठीक है, इंटेंजिबल प्रॉपर्टी, इंटेंजिबल प्रॉपर्टी। ठीक है, विच कैन नॉट सीन और नॉट टच। ठीक है, और कंसेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिलेट करता है टू द फैक्ट दैट अ सर्टेन प्रोडक्ट of human intellect should be afforded the same productive
right that apply to the physical property which are called tangible assets. कि concept of intellectual property relate करता है to the fact that a certain product of human intellect should be afforded the same productive right that apply to the physical property which are called tangible assets, जिसको हम tangible, जो कि physical property होती है ना, ठीक है, उसको हम tangible assets कहते हैं, जो कि फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि जिसको आप टच और सी नहीं कर सकते उसको हम इनटेंजिबल एसेट्स जो है वो कहते हैं. Most developed economies have legal measures in a place to protect both form of property. ठीक है, कि अधिकांश विकसित अर्थव्यवस्थाओं में संपत्ति के दोनों रूपों की रक्षा करने के लिए कानूनी उपाय हैं. ठीक है, अब है आपका रेखा जी आ गई है, बोला कब क्लास स्टार्ट होगी रेखा जी. ठीक है, तो की वेज क्या है, यानी कि क्या कुछ मुख्य बातें हैं जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है. तो बोला इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक अम्ब्रेला टर्म है जिसमें सेट ऑफ इंटेंजिबल असेट्स दिए गए हैं और असेट्स दैट आर नॉट फिजिकल इन नेचर, कि ऐसे असेट जो कि फिजिकल इन नेचर नहीं है. ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ओन और लीगली प्रोटेक्टेड बाय पर्सन. ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो ओन की जाती है और लीगली प्रोटेक्टेड होती है बाय पर्सन और कंपनी और आउटसाइड द यूज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन विदाउट कंसेंट, कि बिना आपकी कंसेंट से कोई पर्सन जो है वो उस प्रॉपर्टी को यूज करता है तो उस पर्सन पर लीगल चार्जेस जो है वो लगाए जा सकते हैं. ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कैन कंसिस्ट मेनी टाइप असेट्स इंक्लूडिंग ट्रेडमार्क, पेटेंट और कॉपीराइट. ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो आपकी मेनी टाइप ऑफ असेट्स हो सकती है जिसमें आपका इंक्लूड करता है ट्रेडमार्क, पेटेंट्स और कॉपीराइट्स. ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन्फ्रिंजमेंट ऑकर व्हेन अ थर्ड पार्टी एंगेज इन अनऑथराइज्ड यूज ऑफ असेट्स. ठीक है, कि बौद्धिक संपदा का उल्लंघन तब होता है जबकि तीसरा पक्ष संपत्ति के अनधिकृत उपयोग में संलग्न होता है. Legal protection for the most intellectual property expire after the same time, sometime. However, this, for example, trademark, and they can last forever. ठीक है, कि legal protection for most intellectual property expire after some time. ठीक है, लीगल प्रोटेक्शन जो है वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ एक लीगल प्रोटेक्शन जो दी जाती है वो एक्सपायर हो जाती है कुछ टाइम के बाद. ठीक है, यानी कि आपको इतने साल तक उसको टाइम टू टाइम रिन्यू करवाना पड़ता है. ठीक है, धीरे धीरे आप जब जैसे जैसे आगे आने वाली स्लाइड्स होंगी तो आपको एक पिक्चर एक ड्रॉ हो जाएगी जिसमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कितने टाइम तक जो है वो कितने टाइम तक किसी, जैसे कि कॉपीराइट प्रोटेक्शन कितने टाइम के लिए मिलता है, ट्रेडमार्क कितने के लिए मिलता है. ठीक है, मीनिंग एंड नेचर क्या है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का. तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, इनटेंजिबल प्रॉपर्टी होती है, ऐसी प्रॉपर्टी जिसको आप टच और सीन नहीं कर सकते, और दैट कम इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू द ह्यूमन इंटेलेक्ट, जो कि ह्यूमन के इंटेलेक्ट यानी कि मानव बुद्धि से अस्तित्व में आती है, यानी कि उस पर्सन ने कुछ क्रिएट किया है, जैसे आपने एक कॉपी लिखी, आपने कुछ और इन्वेंशन करी, वो आपके इंटेलेक्ट से है. ठीक है, इंटेंजिबल ऐसी इंटेंजिबल प्रॉपर्टी होती है जो कि एग्जिस्टेंस में आती है थ्रू ह्यूमन इंटेलेक्ट. ये रेफर करता है क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड, द प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्ट सच एज इन्वेंशन, डिजाइन, लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क, सिंबल, नेम एंड इमेजेस यूज इन कॉमर्स. ठीक है, जिसका यूज कॉमर्स के लिए किया जाता है. द कन्वेंशन एस्टैब्लिश द वर्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, ये आपकी कन्वेंशन एस्टैब्लिश करती है वर्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन. बौद्धिक संपदा, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना सम्मेलन में जो है वो कहा गया है कि बौद्धिक संपदा में निम्नलिखित से संबंधित अधिकार शामिल होंगे. ठीक है, लिटरेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में कौन कौन से राइट इंक्लूड हैं, राइट रिलेटेड टू लिटरली आर्टिस्टिक और साइंटिफिक वर्क, परफॉर्मेंस ऑफ परफॉर्मिंग आर्टिस्टिक फोनोग्राम एंड ब्रॉडकास्ट, इन्वेंशन ऑन ऑल फील्ड ऑफ ह्यूमन एंडेवर. ठीक है, इन्वेंशन इन ऑल फील्ड ऑफ ह्यूमन एंडेवर और साइंटिफिक डिस्कवरीज, इंडस्ट्रियल डिजाइन. ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में सब राइट्स जो है जैसे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी आती है, जैसे लिटरेरी और आर्टिस्टिक और साइंटिफिक वर्क, परफॉर्मेंस ऑफ परफॉर्मिंग आर्टिस्टिक फोनोग्राम एंड ब्रॉडकास्ट, इन्वेंशन इन ऑल फील्ड ऑफ ह्यूमन एंडेवर, और फोर्थ है आपका साइंटिफिक डिस्कवरी, जो भी आप साइंटिफिक डिस्कवरी कर रहे हो, इंडस्ट्रियल डिजाइन कुछ बना रहे हो, आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आता है. ट्रेडमार्क हो गया, सर्विस मार्क हो गया, कमर्शियल नेम एंड डेजिग्नेशन हो गया. ठीक है, ये भी आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आता है. प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनफेयर कंपटीशन. ठीक है, अनफेयर कंपटीशन
से रिलेटेड प्रोटेक्शन, ऑल अदर राइट रिजल्टिंग फ्रॉम इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी इन द इंडस्ट्रियल, साइंटिफिक, लिटरेरी और आर्टिस्टिक फील्ड, कि औद्योगिक, वैज्ञानिक और साहित्य और कलात्मक क्षेत्रों में बौद्धिक गतिविधि से उत्पन्न अन्य सभी अधिकार। Other category of intellectual property include geographical indication, right in respect of known, how, or undisclosed information and layout, design or integrated. अभी ऑडियो वीडियो बता देना, ऑडियो वीडियो सही है। वीडियो स्क्रीन भी ठीक दिख रही है, ब्लर नहीं आ रही? मेरे फोन में तो ब्लर आ रही है। ठीक है, पीडीएफ ब्लर है। अब पहले, अब ठीक है ना? नाउ क्लियर, ठीक है। ठीक है, हाँ, लाइट चली गई है, उसकी वजह से थोड़ा नेटवर्क डाउन हो गया। चलो, तो आपका ट्रेडमार्क, सर्विस मार्क और कमर्शियल नेम एंड डेजिग्नेशन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनफेयर कंपटीशन एंड ऑल अदर राइट रिजल्टिंग फ्रॉम इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी इन द इंडस्ट्रियल, साइंटिफिक, लिटरेरी, आर्टिस्टिक फील्ड। And other category of intellectual properties include geographical indication, जैसे कि right in respect to the known or how to undisclosed information and layout, design of integrated circuit। ठीक है, सर्किट। यहां पर बोला कि औद्योगिक, वैज्ञानिक और साहित्यिक या कलात्मक क्षेत्रों में बौद्धिक गतिविधियों से उत्पन्न अन्य सभी अधिकार, बौद्धिक संपदा की अन्य श्रेणियों में भौगोलिक संकेत, जानकारी या अज्ञात जानकारी के संबंध में अधिकार और एकीकृत सर्किट के लेआउट, डिजाइन इसमें शामिल है। अब हम जानेंगे मीनिंग क्या है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का। तो यहाँ पर बोला इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यूज किया जाता है और रेफर करता है बंडल ऑफ राइट, यानी कि ऐसे ऐसे मतलब बंडल ऑफ राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या है? बंडल ऑफ राइट है, कन्फर बाय लॉ ऑन creator or owner of intellectual property. These are the right that a person has over the creation of his mind। ठीक है, ये जो आपके राइट हैं वो आपकी क्रिएशन ऑफ माइंड है, यानी कि दीज राइट, ये राइट जो है वो एक व्यक्ति को उसकी क्रिएशन ऑफ माइंड पर जो है वो मिलते हैं कि उसने क्या कुछ पर्टिकुलर
चीज जो है इन्वेंट करी है, बनाई है, उससे रिलेटेड उसको राइट जो है वो मिल रहे हैं, जो कि क्रिएटर को राइट मिल रहे हैं, ऑनर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को राइट मिल रहे हैं। और they seek to protect the interest of a creator or by rewarding the mental level or allowing them to remain the property rights over their creation। ठीक है, यहां पर बोला वे रचनाकारों के मानसिक श्रम को पुरस्कृत करने और उनकी अपनी रचनाओं पर संपत्ति के अधिकारों को बनाए रखने में अनुमति देकर उनके हितों की रक्षा करना चाहते हैं और रचनाकार और आविष्कारों को इस प्रकार की रचनाओं के लाभ उठाने की अनुमति जो है दी गई। यानी कि उन क्रिएटर्स और इन्वेंटर को ये राइट दिए गए हैं जिन्होंने कुछ बनाया है, यानी कि कुछ क्रिएट किया है, कुछ इन्वेंट करा है, ताकि वो बेनिफिट ले सकें फ्रॉम देयर क्रिएशन। एंड आईपी राइट ऐसे लीगल राइट होते हैं जो ऐसे लीगल राइट्स होते हैं गवर्निंग द यूज ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो कि उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए जो राइट मिले होते हैं। आईपी राइट, द राइट, लीगल राइट गवर्निंग द यूज ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ऐसे राइट, ऐसे लीगल राइट मिले होते हैं जिसको यूज, ताकि हम प्रॉपर्टी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को यूज कर सकें। सिंपल सा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऐसे बंडल ऑफ राइट होते हैं जो कि किसी क्रिएटर और ऑनर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को मिलते हैं। ठीक है, और ये राइट किसी पर्सन की क्रिएशन ऑफ माइंड को जो है राइट मिले होते हैं और ये देते हैं प्रोटेक्शन इन द इंटरेस्ट ऑफ द क्रिएटर बाय रिवॉर्डिंग द मेंटल लेबर और अलाउइंग देम टू रिटेन प्रॉपर्टी राइट ओवर द क्रिएशन। ठीक है, नीड फॉर लीगल प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बौद्धिक संपदा के कानूनी संरक्षण की आवश्यकता। नीड क्या है लीगल प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो बोले वेरियस रीजन है बिहाइंड द ग्रांटिंग प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थ्रू द एनैक्टमेंट ऑफ अ सूटेबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आर एज अ फॉरदिस। सबसे पहले इनकरेज करना, जो इन्वेंट, ये प्रोटेक्शन क्यों दी जाती है, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रोटेक्शन क्यों दी जाती है, उनको राइट क्यों दिए जाते हैं, ताकि हम क्या कर सके, इनकरेज करेंगे उन लोगों को जिन्होंने इन्वेंशन करी है, जिन्होंने कुछ क्रिएट करा है, उनको इनकरेज करेंगे ताकि वो प्रमोट कर। ठीक है, द प्रमोट द सोशल, इकोनॉमिक एंड साइंटिफिक एंड कल्चर डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी बाय इंसेंटिव। ठीक है, यहां पर बोला है कि हम उनको कुछ इंसेंटिव्स देकर, उन क्रिएटर को कुछ एक फैसिलिटीज देंगे, कुछ एक उनको कुछ राइट देकर जो है वो क्या करेंगे, इनकरेज करेंगे, उनकी क्रिएशन को इनकरेज करेंगे ताकि प्रमोट हो, उनको सोशल, इकोनॉमिक एंड साइंटिफिक कल्चर डेवलपमेंट जो है वो हो सके, और साथ ही साथ सोसाइटी के द्वारा उनको कुछ एक इंसेंटिव्स दी जाएंगे उन क्रिएटर को, अलाउ देम मेक इकोनॉमिक गेन आउट ऑफ देयर क्रिएशन। ठीक है, कि आविष्कारों और रचनाओं को प्रोत्साहित करना और उन्हें अपनी रचनाओं से आर्थिक लाभ बनाने की अनुमति देना। ठीक है, प्रोवाइड करना लीगल प्रोटेक्शन टू इंटेलेक्चुअल क्रिएशन, की बौद्धिक रचनाओं को कानूनी संरक्षण जो है वो प्रदान करना। टू प्रिवेंट करना थर्ड पार्टी को फ्रॉम एंजॉइंग द फ्रूट ऑफ समवन क्रिएटिविटी, यानी कि कोई तीसरा पर्सन आपके काम को ना छीन सके और ये नहीं कर सके कि मैंने ये काम किया है। ठीक है, इसलिए जो है वो इनको प्रोटेक्शन दी जाती है। फैसिलिटेट किया जाएगा फेयर ट्रेडिंग को, प्रमोट किया जाएगा क्रिएटिविटी एंड डिसएमिनेशन। अब बताना। ठीक है, ठीक है, अब ठीक है,
ठीक है, सबसे पहले हमने देखा कि मीनिंग क्या है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का। तो बोला इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट रेफर करता है एक बंडल ऑफ राइट, यानी कि ढेर सारे राइट्स जो है वो मिलते हैं किसी क्रिएटर को, ऑनर ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को। ये राइट्स दिए जाते हैं किसी पर्सन की क्रिएशन ऑफ माइंड, ठीक है, यानी कि उस पर्सन ने कुछ क्रिएट करा है उसको, उसके प्रति जो है वो राइट दिए जाते हैं ताकि वो उसको प्रोटेक्शन दी जा सके और सीक टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ क्रिएटर और बाय रिवॉर्डिंग देयर मेंटल लेबर एंड अलाउइंग देम टू रिटेन प्रॉपर्टी राइट ओवर द क्रिएशन। ठीक है, और द क्रिएटर एंड इन्वेंटर्स आर दिस अलाउड टू द बेनिफिट फ्रॉम द क्रिएशन। ठीक है, आईपी राइट आर द लीगल राइट। ठीक है, आईपी राइट क्या है, लीगल राइट्स हैं जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऑनर और क्रिएटर को जो है वो दिए जाते हैं। नीड क्या है, क्या कुछ जरूरत थी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए प्रोटेक्शन देने की। तो सबसे पहले इनकरेज किया जाता है कि हम क्या करेंगे, प्रोटेक्शन देके इनकरेज करेंगे उन लोगों को जिन्होंने कुछ इन्वेंट करा है, जिन्होंने कुछ क्रिएट करा है, उनको इनकरेज करेंगे। प्रोवाइड करेंगे लीगल प्रोटेक्शन टू द इंटेलेक्चुअल क्रिएशन, ऑप्शन नंबर, ठीक है। एंड क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे थर्ड पार्टीज को ताकि कोई भी हमारे काम को छीन ना सके। फैसिलिटेट करेंगे फेयर ट्रेडिंग के लिए और टू प्रमोट करेंगे क्रिएटिविटी एंड डिसएमिनेशन। ठीक है, गिविंग रिकॉग्नाइजेशन टू द एफर्ट्स ऑफ अ क्रिएटर, यानी कि हम क्या देंगे, रिकॉग्नाइजेशन देंगे जो भी क्रिएटर है उनके एफर्ट्स। ठीक है, यानी कि जिन्होंने कोई काम किया है, जैसे मैंने बड़ी मेहनत से कोई काम किया और बाद में किसी पर्सन ने क्या किया, वो काम चुरा लिया, कॉपी कर लिया। ठीक है, जैसे हमारे ये नोट्स होते हैं। ठीक है, यदि कोई नोट्स है तो अच्छे हैं और कोई पर्सन क्या कर रहा है, उनको चुरा ले रहा है और अपने क्लास में यूज कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं क्या है कि कोई पर्सन मिसयूज कर रहा है हमारे काम का। तो प्रिवेंटिंग द इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द प्रोप्राइटरी राइट ऑफ अ क्रिएटर इन देयर क्रिएशन फ्रॉम द ऑथराइज यूज, अनऑथराइज यूज, कि प्रिवेंट किया जाता है उन लोगों को जो कि इस प्रॉपर्टी का मिसयूज कर रहे हैं। इनकरेज किया जाता है इन्वेस्टमेंट ऑफ स्किल, कि आप जो है वो क्या करो, अपनी स्किल को इन्वेस्ट करो ताकि बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाई जा सके, एंड अदर रिसोर्सेज इनटू द इनोवेशन एक्टिविटी इन द मैनर दैट इज बेनिफिशियल ऑफ टू द सोसाइटी। अब टाइप क्या है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के, तो यहां पर बोला इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ द मैनी टाइप, टेंजिबल, इंटेंजिबल, एंड सम ऑफ द मोस्ट कॉमन आर द लिस्टेड बिलो। सबसे पहले पेटेंट, पेटेंट दिया जाता है। पेटेंट इज अ प्रॉपर्टी राइट। ठीक है, अ पेटेंट इज अ प्रॉपर्टी राइट फॉर एन इन्वेस्टर हु इज टिपिकली ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट एजेंसी। पेटेंट क्या है, एक निवेशक के लिए एक संपत्ति का अधिकार है, यानी कि पेटेंट एक प्रॉपर्टी राइट है जो कि इन्वेस्टर को दिया जाता है, दैट इज टिपिकली ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट एजेंसी such as a US Patent and Trademark Office. Patent allow the inventor exclusive right to the invention, which could be design, process, improvement, and a physical innovation such as a machine. पेटेंट जो है वो आपकी इन्वेंशन पर मिलता है, जैसे कि आपने कुछ नई चीज को इन्वेंट किया। ठीक है, जैसे आपने कोई मशीन बनाई, और आपने टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्टवेयर कंपनीज ऑफन हैव अ पेटेंट ऑफ देयर डिजाइन। ठीक है, कि जो प्रौद्योगिकी और सॉफ्टवेयर कंपनी होती हैं उनके पास अक्सर पेटेंट्स होते हैं अपने डिजाइन के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए पेटेंट फॉर द पर्सनल कंप्यूटर वॉज फाइल्ड इन 1980 बाय द स्टीव जॉब्स एंड देयर 3 अदर, ठीक है, कलीग्स एट द एप्पल। ठीक है, यहां पर बोला उदाहरण के लिए पर्सनल कंप्यूटर के लिए पेटेंट 1980 में स्टीव जॉब्स और एप्पल इंक 2 ने जो है वो 3 अन्य सहयोगियों के द्वारा जो है वो दायर किया गया था। तो पेटेंट किस पर मिलता है, हमें मशीन्स पर मिलता है, अपनी इन्वेंशन। गुड मॉर्निंग रेखा जी, जिसके नाम और डिजाइन पर है उस और हक जिसने बनाया, हाँ उसका हक ही उसने बनाया है। अब पेटेंट ना 2 तरह का होता है, एक तो प्रोसेस, पेटेंट प्रोसेस, और पेटेंट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब कि कोई मशीन बनाई, ठीक है, कोई पर्टिकुलर जो है वो इंडस्ट्रियल डिजाइन के लिए कोई मशीन बनाई, उस पर पेटेंट मिलेगा। और प्रोसेस पर, किस प्रक्रिया से जो है वो उसको बनाया गया, उस पर भी पेटेंट मिलता है। ठीक है, तो पेटेंट प्रोसेस और पेटेंट प्रोडक्ट, ये 2 चीजें होती है। अब है आपका कॉपीराइट, ये हम सिर्फ सिंपल सा इंट्रोडक्शन कर रहे हैं अभी। ठीक है, कॉपीराइट प्रोवाइड ऑथर और क्रिएटर, कि कॉपीराइट प्रोवाइड किया जाता है ऑथर और क्रिएटर को ऑफ ओरिजिनल मटेरियल एंड एक्सक्लूसिव राइट टू यूज कॉपी और डुप्लीकेट देयर मटेरियल।
कॉपीराइट जो है वो मूल सामग्री के लेखकों और रचनाकारों और उनकी सामग्री का उपयोग करने और कॉपी करने या डुप्लीकेट करने के का एक विशेष अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, कि उन क्रिएटर्स को और ऑथर्स को जो है वो ये राइट दिया जाता है। ठीक है, और ऑथर ऑफ बुक हैव द राइट, कि ऑथर ऑफ बुक के पास राइट होता है, कॉपीराइट होता है उसके वर्क पर, उसके काम के लिए उसको कॉपीराइट मिला होता है। और टू डू अ म्यूजिकल आर्टिस्टिक, ठीक है, कि कॉपीराइट ऑथर हो गए और क्रिएटर हो गए, आर्टिस्ट, म्यूजिकल आर्टिस्ट हो गए, उनके पास ये कॉपीराइट होता है ताकि उनके काम को कोई कॉपी ना कर सके, उनके काम को वही यूज कर सके और डुप्लीकेट करके अपने नाम पर कोई ना बेच ले। ठीक है, कॉपीराइट इज ऑल्सो स्टेटेड द ओरिजिनल क्रिएटर कैन ग्रांट एनी वन ऑथराइजेशन थ्रू एन लाइसेंस एग्रीमेंट टू यूज द वर्क। ठीक है, यहाँ पे बोला कि कॉपीराइट ये बताता है कि मूल निर्माता काम का उपयोग करने के लिए लाइसेंसिंग समझौते के माध्यम से किसी भी प्राधिकरण को जो है दे सकता है। अब है आपका थर्ड ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या है? सिंबल, फ्रेज, कोई ऐसा साइन, कोई सिंबल जिसको आप बिजनेस पर्पसेस के लिए यूज कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा हो कोका कोला, एडिडास, ये सब ब्रांड है, ये सब लोगो हैं, ये सब डिजाइन है जो कि अपने बिजनेस के लिए यूज करे जाते हैं। कि कोका कोला, एप्पल और एडिडास, ये सब क्या है? ब्रांड है, कि कोई दूसरी कंपनी इसी तरह का प्रोडक्ट बना के, यानी कि हमारा ब्रांड लगा के यूज ना कर सके। ठीक है, क्योंकि ब्रांड के नाम पर चीजें बिकती हैं। तो ट्रेडमार्क क्या है? सिंबल है, फ्रेज है, और ठीक है, कि इज रिकॉग्नाइजेबल एंड रिप्रेजेंट अ प्रोडक्ट दैट लीगली सेपरेट इट फ्रॉम द अदर प्रोडक्ट। A trademark क्या है? Exclusive assigned to the company, meaning of a company on the trademark so that no other may be used or copied. Trademark is often associated with the company brand. फॉर एग्जाम्पल के लिए लोगो, ब्रांड नेम, जैसे कोको कोला और ऑन और बाय द कोको कोला कंपनी। फ्रेंचाइजी, हाँ सिंबल, ठीक है। फ्रेंचाइजी, फ्रेंचाइजी क्या होता है? एक लाइसेंस मिला होता है, किसी कंपनी को भी मिल सकता है, इंडिविजुअल को मिल सकता है, और पार्टी कॉल्ड अ फ्रेंचाइजी परचेज अलाउइंग them to use a company, and franchisor name the trademark, copy, proprietary knowledge and processes. Franchisee is a typically a small business owner or entrepreneur और who operate the store of franchisee। ठीक है, कि फ्रेंचाइजी आमतौर पर एक छोटा व्यवसाय मालिक या उद्यमी होता है जो कि स्टोर या फ्रेंचाइजी संचालित जो है वो करता है। ठीक है, कि फ्रेंचाइजी एक लाइसेंस दिया जाता है किसी कंपनी को, इंडिविजुअल को, ठीक है, जिसे हम फ्रेंचाइजी कहते हैं, कि उन्हें एक कंपनी के फ्रेंचाइजर नाम, ट्रेडमार्क, मालिकाना ज्ञान और प्रक्रियाओं का उपयोग करने की अनुमति जो है वो देता है। ये लाइसेंस अलाउ करता है फ्रेंचाइजी टू सेल द प्रोडक्ट, कि आप जो है वो, आपको लाइसेंस दिया गया है कि आप जो है वो हमारे प्रोडक्ट को सेल करो, उत्पाद बेचने और कंपनी के नाम के तहत जो है एक सेवा प्रदान करने की अनुमति जो है देता है। बदले में फ्रेंचाइजर को फ्रेंचाइजी के द्वारा स्टार्टअप शुल्क और चल रहे लाइसेंस शुल्क का भुगतान जो है वो किया जाता है। और फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल का उपयोग करने वाली कंपनियों के उदाहरण में यूनाइटेड पार्सल सर्विस या आपका मैकलॉन कॉर्पोरेशन, ये सब जो है उसमें शामिल है। यानी कि एक लाइसेंस दिया जाता है कि आप जो है क्या करो, सेल करो प्रोडक्ट को। ट्रेड सीक्रेट, ट्रेड सीक्रेट भी एक कंपनी, मतलब कंपनी, मान लीजिए कि किसी पर्सन ने ना बिजनेस स्टार्ट किया, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया होगा, है ना, ऐसा तो नहीं है कि लाखों ही पहले लगा दिए होंगे, हाँ लाखों में लगाए होंगे, लेकिन करोड़ों तक तो टाइम लगा होगा ना। तो कंपनी किस प्रोसेस से, किस प्रैक्टिस से जो है वो इतनी उपलब्धि तक पहुंची है, तो होता है ट्रेड सीक्रेट, कि व्यापार की क्या कुछ रहस्य है, कंपनी प्रोसेस कर रही है, अभ्यास कर रही है, और जो सार्वजनिक नहीं है, यानी कि जो इंफॉर्मेशन है वो सार्वजनिक नहीं है, क्योंकि व्यापार रहस्य है जो कि धारक को आर्थिक लाभ प्रदान करता है। Trade secret must be activity protected by the company and are typically the result of a company रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, कि व्यापार रहस्यों को कंपनी के द्वारा सक्रिय रूप से संरक्षित किया जाना चाहिए, और आमतौर पर कंपनी के अनुसंधान और विकास का परिणाम जो है वो होता है। और यही कारण है कि कुछ नियोक्ताओं को गैर प्रकटीकरण समझौते या नॉन क्लोज डिस्क्लोजर एग्रीमेंट एंड पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, कि कौन सी ट्रेड सीक्रेट्स हैं, ठीक है, यानी कि कौन सी मैंने
सीक्रेट्स लगाया, यानी कि कौन सा मैंने नीति बनाई, किस रणनीति से हमारा बिजनेस यहाँ से यहाँ पहुंच गया। एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड सीक्रेट कुड बी डिजाइन, पैटर्न, रेसिपी, फॉर्मूला, प्रोप्राइटरी प्रोसेस, and trade secrets are used to create a business model that differentiate the company offering its customer by the providing a competitive advantages। ठीक है, व्यापार रहस्य के उदाहरण एक डिजाइन, पैटर्न, नुस्खा, यानी कौन सा नुस्खा जो है वो सूत्र या मालिकाना प्रक्रिया हो सकती है। व्यापार के क्या रहस्य हैं कि जिसके कारण व्यापार यहाँ तक पहुंचा। डिजिटल असेट्स में आता है कि डिजिटल परिसंपत्तियां, ठीक है, इज ऑल्सो increasingly recognized as IP, intellectual property. These would include the properties जैसे सॉफ्टवेयर, कोड और एल्गोरिथम एंड ऑनलाइन डिजिटल कंटेंट्स। ठीक है, और अब है आपका, ठीक है, पेटेंट क्या होता है, जो कि किसी इन्वेंशन जैसे कि इंडस्ट्रियल डिजाइन और कंप्यूटर कोड के लिए किया जाता है। ठीक है, कि किसी पर्टिकुलर पर्सन की इन्वेंशन, कि उसने कुछ इन्वेंट किया, इंडस्ट्रियल डिजाइन बना, उस पर उसको प्रोडक्शन मिली होती है। ये आपका 20 ईयर तक रहता है, 20 ईयर की ड्यूरेशन होती है। उसके बाद आपका ट्रेडमार्क है, आइडेंटिफाइज फॉर अ बिजनेस और यू प्रोडक्ट और यूज ऑफ सर्विस। ठीक है, जैसे कि कोई ब्रांड नेम हो गया, सिंबल हो गया। ठीक है, ऑल्सो लॉन्ग एज अ ट्रेडमार्क मटेरियल रिमेन्स एक्टिव। अब है आपका कॉपीराइट। कॉपीराइट वर्क ऑफ ऑथरशिप इंक्लूड बुक, पोइम, फिल्म, म्यूजिक, फोटोग्राफ्स एंड ऑनलाइन कंटेंट्स। कॉपीराइट क्या है कि किसी बुक पर, पोइम पर, फिल्म और म्यूजिक और फोटोग्राफ्स, ये इन सब वर्क पर जब राइट मिलता है उसको हम कॉपीराइट कहते हैं। ठीक है, ये आपका 70 ईयर रहता है आफ्टर द डेथ ऑफ ऑथर। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस क्या है कॉपीराइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की? इन राइट्स की क्या कुछ एडवांटेजेस हैं? आईपीआर प्रोटेक्शन गिव योर बिजनेस अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ओवर द अदर सिमिलर बिजनेस। ठीक है, आईपीआर जो है वो क्या देता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक तरह की प्रोटेक्शन होती है जो कि एक बिजनेस और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देती है ओवर द अदर सिमिलर बिजनेसेस। IPR protection allow you to prevent unauthorized use of your intellectual property and work। IPR सुरक्षा आपको अपनी बौद्धिक संपदा और कार्यों के अनधिकृत उपयोग को रोकने की अनुमति जो है देता है। IPR एनहांस करता है द वैल्यू ऑफ योर कंपनी एंड ऑल्सो ओपन फॉर कोलैबोरेशन एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ठीक है, फॉर जनरेटिंग इनकम सच एज एंटरिंग इनटू द लाइसेंसिंग एग्रीमेंट टू एक्सप्लॉइट और वर्क ऑफ इन्वेंशन वर्क। ठीक है, कि आईपीआर एनहांस करता है कि वैल्यू ऑफ योर कंपनी। ठीक है, आईपीआर यदि आपने कोई ट्रेडमार्क लिया है ना, जैसे एडिडास, एप्पल, ठीक है, इन सब कंपनियों को वैल्यू मिली हुई है कि उस ब्रांड नेम पर उनके प्रोडक्ट जो है वो बिकते हैं। अपॉर्चुनिटी फॉर जनरेटिंग इनकम, एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि आप इस ब्रांड के नाम पर इनकम अर्न करते हैं बाय एंटरिंग इनटू लाइसेंस एग्रीमेंट और एक्सप्लॉइट द वर्क और इन्वेंशन वर्क। आईपीआर जो है वो हेल्प करता है अट्रैक्ट करने के लिए, क्लाइंट्स को अपने पास खींचने के लिए। जैसे कि ब्रांड वैल्यू के बेस पर जो है वो आपके पास क्या आते हैं? क्लाइंट्स आते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए कंज्यूमर स्टार्ट आइडेंटिफाइड द प्रोडक्ट विद यूनिक लोगो और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। ठीक है, कि और जो भी उपभोक्ता होते हैं वो आपके उत्पादों को, आपकी अद्वितीय यानी कि आपकी जो लोगो है, यानी कि यूनिक लोगो जो आपका है या आपका पंजीकृत ट्रेडमार्क के साथ जो है वो पहचानना शुरू करते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है? तो यहाँ पर बोला है कि आपको कानूनी लागत और अन्य शुल्कों सहित आईपीआर संरक्षण प्राप्त करने के अतिरिक्त लागत का सामना करना पड़ता है। ठीक है, इवन आफ्टर गेटिंग द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यू माइट स्टिल face a lot of difficulty in curbing the copying and unauthorized use of work। ठीक है, कि बौद्धिक संपदा अधिकार जो है वो प्राप्त करने के बाद आपको अभी भी अपने काम की नकल और अनधिकृत उपयोग पर अंकुश लगाने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना जो है वो करना पड़ता है। इसके अलावा कभी कभी आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को लागू करने के प्रयास से उपभोक्ता आधार की कमी जो है वो आ सकती है। IPR right are not absolute। IPR right जो है वो absolute नहीं है। They are the certain limitations and condition imposed by the law on exercise
of their rights, such as a limited period of protection and compulsory license provision in respect in the interest of a general public. अब है आपका कॉपीराइट, ठीक है। इसको थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे, क्या कुछ राइट्स हैं, कौन कौन सी लॉज हैं जो कि रिलेट करते हैं इससे। ठीक है। कॉपीराइट, द टर्म कॉपीराइट कंसर्न द राइट ऑफ अ क्रिएटर, ऑथर्स ऑफ लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क। ठीक है। और इस संडे ना आपकी क्लास जो है वो 2 आवर की होगी, ठीक है, 10 से लेकर 12 बजे तक। ठीक है। इस संडे जो हमारी क्लास होगी वो 2 आवर की होगी। ठीक है। द टर्म कॉपीराइट, क्योंकि वैसे तो हम ज्यादा क्लासेस तो हमें अलॉट नहीं हुई है, लेकिन बीच बीच में हम 2 आवर की क्लास ले सकते हैं। तो संडे एक बेस्ट डे है जिस दिन हम 10 से लेकर 12 बजे तक 2 क्लासेस जो है वो एक साथ करेंगे। ठीक है। द टर्म कॉपीराइट कंसर्न करता है राइट दिया जाता है किसको, क्रिएटर को। कॉपीराइट जो है वो क्रिएटर को दिया जाता है, ऑथर्स को दिया जाता है उनके लिटरेरी आर्टिस्टिक वर्क के लिए। कॉपीराइट को हम लिटरेरी राइट भी कहते हैं, ऑथर्स राइट भी कहते हैं। कॉपीराइट गिव एन ऑथर एक्सक्लूसिव राइट, की ऑथर एक्सक्लूसिव राइट मिला है उनकी क्रिएशन पर, और प्रिवेंट किया जाता है कि कोई भी हमारे किसी प्रोडक्ट को, हमारी किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, जो भी हमने कुछ क्रिएट किया है, जो कुछ बुक वगैरह लिखी है, उसको हम कॉपी ना करें, और अनऑथराइज पब्लिशर्स ऑफ हिज वर्क। ठीक है। और कॉपीराइट प्रोटेक्शन बिगिन एट द वेरी मोमेंट अ वर्क is created or and expressed in the same tangible form. Copyright protection grant to work that is original creation. Copyright जो protection जो है वो उसकी original creation, हाँ, हमारे नेम से जो है वो कोई कॉपी ना हो। ठीक है। कि कॉपीराइट प्रोटेक्शन जो है वो उस मोमेंट से स्टार्ट हो जाती है जब आपने कुछ जो है क्रिएट किया है, और कुछ इंटेंजिबल फॉर्म में आपने कुछ क्रिएट किया है। कॉपीराइट प्रोटेक्शन इज ग्रांटेड द वर्क दैट इज ओरिजिनल क्रिएशन। कॉपीराइट जो है वो उसी, आप ना कभी देखना कि आपने कुछ, जैसे कि हमने एक क्लास ली है ना, यूट्यूब पर क्लास ली, हमारी क्लासेस को किसी ने क्या किया, वहां से उठाया और अपने चैनल पर अपलोड करा, तो वहां पर कॉपी राइट क्लेम आ। ठीक है। तो उस मतलब कि हमने ओरिजिनली में जब लाइव क्लास ली तो वो हमारा वर्क है, हमारा वर्क है, वो हमारी ओरिजिनल क्रिएशन है जिस पर हमें राइट मिला है। वैसे तो हम इतना ज्यादा क्लेम नहीं कर सकते, मतलब उस तरीके से, लेकिन ऑटोमेटिक दिख जाता है कि यहाँ पर इस पर्सन ने जो है वो किसी से, मतलब किसी और की कोई वीडियो, कोई क्लास जो है वो यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पर जो है वो अपलोड करी है। ठीक है। तो कॉपीराइट क्लेम जो है वो आ जाता है। यूट्यूब का एल्गोरिथम ऐसा है कि उसमें कॉपीराइट क्लेम जो आता है। एंड द प्रोटेक्शन एक्सटेंड टू द ओनली एक्सप्रेशन। ठीक है। और इसके अलावा सुरक्षा केवल अभिव्यक्तियों तक जो है फैली हुई है, और मेयर आइडिया विदाउट टेंजिबल एक्सप्रेशन इज नॉट ग्रांटेड, कि ओनली आइडिया। कॉपीराइट आपका आपके पास सिर्फ आइडिया आ रहा है, आप कुछ काम नहीं कर रहे हो, लेकिन आपके माइंड में ख्याल आया कि मैं एक बुक लिखूं, है ना। बुक लिखने का ख्याल तो सबके माइंड में आया होगा, है ना। तो आपके मन में सिर्फ आइडिया आया, उस पर आपको जो है वो कोई कॉपीराइट नहीं मिलेगा, आपने काम किया हो, टेंजिबल एक्सप्रेशन होना चाहिए, यानी कि आपने रियलिटी में जो अपने काम किया हो, तभी आपको लीगल प्रोटेक्शन मिलेगी, तभी आपको कॉपीराइट मिलेगा। ठीक है। अब है आपका कॉपीराइट प्रोटेक्ट करता है फॉलोइंग टू राइट्स को। सबसे पहले आपको क्या मिलते हैं, इकोनॉमिक राइट्स जो है वो मिलते हैं। राइट ऑफ ऑनर टू ड्राइव फाइनेंशियल बेनिफिट फ्रॉम द यूज ऑफ वर्क। ठीक है। यहां पर बोला कि कॉपीराइट जब दिए जाते हैं ना, तो ऑनर को कुछ एक फाइनेंशियल बेनिफिट दिए जाते हैं, कुछ एक फाइनेंशियल बेनिफिट दिए जाते हैं कि आप उस वर्क का यूज करेंगे बाय अदर, और फॉर इंस्टांस राइट टू प्रोहिबिट टू अपराइज reproduction of the work in a various form, right to prohibit unauthorized translation of the work। ठीक है। इकोनॉमिक राइट, कि आपको कुछ इकोनॉमिक यानी कि कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट होगा। ठीक है। कॉपीराइट प्रोटेक्शन जो है वो आपका बोला 2 तरह के राइट होते हैं। एक तो आपके मॉरल राइट्स होते हैं कि एक तो नाम बनेगा, आपने बुक लिखी, आपने एक गाना लिखा, ठीक, कुछ भी आपने किया, आपको क्या होगा, आपका नाम बनेगा, ये आपका मॉरल राइट्स है। और इकोनॉमिक राइट, जो भी आपको फाइनेंशियल बेनिफिट हुआ वो आपका इकोनॉमिक राइट्स है। मॉरल राइट्स
प्रोटेक्शन फॉर द नॉन इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द ऑथर, फॉर इंस्टांस राइट टू अपोज चेंज टू द वर्क एंड राइट क्लेम ऑथरशिप। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ वर्क कैन बी प्रोटेक्टेड अंडर कॉपीराइट, कि कौन टाइप ऑफ किस तरह का वर्क जो है वो प्रोटेक्टेड होता है अंडर द कॉपीराइट। ठीक है, तो यहाँ पर बोला कुछ एक फॉलोइंग कैटेगरीज जो है वो दी गई है उस वर्क की टिपिकली अंडर द कॉपीराइट प्रोटेक्शन। ऑप्शन नंबर ए है लिटरेरी वर्क सच एज अ नोवेल, प्लेस, पोइम एंड न्यूज़पेपर आर्टिकल। दूसरा कहा कंप्यूटर प्रोग्राम एंड डाटाबेस। ठीक है, थर्ड कहा कि फिल्म, म्यूजिकल एंड कंपोजिशन एंड कोरियोग्राफी, ये सब आपका प्रोटेक्ट किया जाता है अंडर द कॉपीराइट। लिटरेरी वर्क, आपने कुछ भी लिटरेरी वर्क किया, नोवेल लिखा, प्ले लिखा, पोइम लिखी या न्यूज़पेपर आर्टिकल लिखा, तो ये भी आपका कॉपीराइट के अंडर आता है, उसमें भी आपको प्रोटेक्शन दी जाती है। कंप्यूटर प्रोग्राम एंड डाटाबेस, फिल्म, म्यूजिकल, कंपोजिशन, कोरियोग्राफी। और आपका आर्टिस्टिक वर्क, जैसे कि आपने फोटोग्राफ, पेंटिंग की, ड्राइंग की, कुछ स्कल्पचर बनाए, ठीक है, मूर्ति कला आपने बनाई, आर्किटेक्चर एंड एडवर्टाइजमेंट, मैप, टेक्निकल ड्राइंग्स, ये सब आपके किस में आते हैं, इन सभी को कॉपीराइट के अंदर प्रोटेक्शन दी गई है। इन इंडिया में हम बात करें, द टर्म कॉपीराइट प्रोटेक्ट एक्सटेंड थ्रू आउट द लाइफ टाइम, कि हमारे इंडिया में जो है वो आपका, ठीक है, लास्ट में एक स्लाइड थी उसमें गलत हो गया, यहाँ पर कभी कभी ना स्क्रीनशॉट लेते हैं हम, उसमें भी 60 ईयर है। ठीक है, तो कॉपीराइट जो है वो आपको यहाँ पर बोला हमारे इंडिया में जो है लाइफ टाइम, जब तक इंसान जिंदा है, प्लस 60 ईयर तक जो है उसको प्रोटेक्शन दी जाती है। कौन कौन से लॉ है जो कि रिलेटेड करते हैं कॉपीराइट इन इंडिया, तो वो बोला कॉपीराइट एक्ट 1957। कॉपीराइट एक्ट 1957 क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन है जो कि डील करता है विद द कॉपीराइट इन इंडिया। एक्ट ये रेगुलेट करता है वेरियस एस्पेक्ट रिलेटेड टू द कॉपीराइट और रीजन इन इंडिया, सच एज अ, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉपीराइट, पब्लिकेशन एंड टर्म ऑफ कॉपीराइट। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि रजिस्ट्रेशन किस तरह से होगी कॉपीराइट की, और पब्लिकेशन एंड टर्म ऑफ कॉपीराइट कितना रहेगा। ठीक है, ये सब जो है आपके कॉपीराइट एक्ट में दिया गया है। असाइनमेंट एंड लाइसेंस ऑफ कॉपीराइट, स्पेशल राइट्स क्या है, ब्रॉडकास्टिंग ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मर राइट्स, infringement of copyright and remedies thereof, establishment of copyrights authorities and copyright societies, और इंटरनेशनल कॉपीराइट्स, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय कॉपीराइट्स, इसके बारे में जो है वो हमारे कॉपीराइट एक्ट 1957 में दिए गए। The term of copyright protection provide under the act for the various categories of work is given the below। सबसे पहले बोले लिटरेरी, ड्रामेटिक और म्यूजिकल और आर्टिस्टिक वर्क, लाइफ ऑफ ऑथर प्लस 60 ईयर, ठीक है, आफ्टर डेथ, ये जीवन लेखक का जीवन, ठीक है, जब तक के इंसान की जिंदगी है, यानी कि जब तक उसकी लाइफ है, प्लस 60 ईयर आफ्टर द डेथ। फिर एनोनिमस, और ये बोला कि कुछ आपके प्रकाशन की तारीख से जो है 60 साल, ठीक है, पॉसिडियोनिमस वर्क। और हाउएवर इफ आइडेंटिफाई द ऑथर इज डिस्क्लोज, यानी कि बिफोर एक्सपायरी ऑफ 60 ईयर आइडेंटिफाई हो जाए, क्या ऑथर इज आइडेंटिफाई ऑफ ऑथर जो है वो, आइडेंटिटी ऑफ ऑथर जो है वो डिस्क्लोज हो जाए, यानी कि यदि लेखक की पहचान उस 60 वर्षों की समाप्ति से पहले ही प्रकट की जाती है, तो सुरक्षा की अवधि लेखक की जीवन प्लस मृत्यु के 60 साल बाद जो है वो रहेगी। ये आपके वर्क दिए हैं, जैसे कि पोस्ट थॉमस, मरणोपरांत वर्क, ठीक है, तो 60 ईयर फ्रॉम पब्लिकेशन, जिस दिन पब्लिकेशन होगी उससे 60 ईयर तक जो है वो प्रोटेक्शन रहेगी। सिनेमेटोग्राफ फिल्म, ठीक है, 60 ईयर फ्रॉम पब्लिकेशन, साउंड रिकॉर्डिंग 60 ईयर फ्रॉम पब्लिकेशन, गवर्नमेंट वर्क 60 ईयर फ्रॉम पब्लिकेशन, एंड वर्क ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग 60 ईयर फ्रॉम पब्लिकेशन, एंड 6 में है आपका वर्क ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन 60 ईयर फ्रॉम द पब्लिकेशन ऑफ इन वर्क। कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है, एग्जाम में आया हुआ है कि कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट कहाँ पर दिया गया है, तो आर्टिकल सेक्शन 51 ऑफ कॉपीराइट एक्ट 1957 में जो है वो आपका कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट दिया होता है। कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, तो व्हाट कॉन्स्टिट्यूट अ कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट, कॉपीराइट इज सेड टू बी इन्फ्रिंज, कि कब हम कहेंगे कॉपीराइट आपका इन्फ्रिंज हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर कहा कि व्हेन अ पर्सन डज समथिंग दैट ऑनर ऑफ कॉपीराइट हैज एक्सक्लूसिव राइट, ठीक है, यहाँ पर बोला
कि ऑनर ऑफ कॉपीराइट को जो है वो एक्सक्लूसिव राइट जो है वो मिले होते हैं कि आप ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। आप जो है वो प्रॉफिट ले सकते हैं टू यूज और बाय प्लेस फॉर द पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन और वर्क to a public or such as a communication constitute an infringement of copyright in a work or without a license or in a violation of the condition of license। कि जब कोई भी व्यक्ति कुछ ऐसा करता है जिसे कॉपीराइट के मालिक को ज- जनता को काम के संचार के उद्देश्य से किसी भी संस्थान के उपयोग की विशेष अधिकार है, लाभ के लिए अनुमति देता है, जहां ऐसा संचार बिना लाइसेंस के या लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन से जो है वो काम ने कॉपीराइट का उल्लंघन जो है वो करता है। ठीक है, और ये when एनी पर्सन मेक फॉर सेल और हायर, कि जब कोई व्यक्ति जो है वो बिक्री और किराए पर लेता है, यानी कि कुछ पर्सन क्या कर रहा है, किसी पर्सन को हम हायर कर रहे हैं सेल के लिए, सेल और हायर कर रहा है, सेल कर रहा है, लेट फॉर हायर्स और डिस्प्ले और ऑफर फॉर द सेल और हायर, डिस्ट्रीब्यूट आइदर फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेड और मच एंड extend as a prejudice the honor of a copyright। ठीक है, exhibits in a public or export into the India or any infringing copy ऑफ वर्क। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई पर्सन क्या कर रहा है, जैसे उस पर्सन को क्या मिली है, प्रोटेक्शन मिली है कि कॉपीराइट प्रोटेक्शन आपको मिली है, को आपको कॉपीराइट मिला है, और कोई भी पर्सन जो है वो उस राइट का मिसयूज कर रहा है। कोई पर्सन जो है वो अपने नाम पर सेल कर रहा है उस प्रोडक्ट को, किसी भी बुक को अपने नाम पर, तब हम कहेंगे कि यहाँ पर कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट हो रही है। सेक्शन 52 में इनलिस्ट किए हैं कुछ एक्ट which do not constitute an infringement of copyright, such as a fair dealing in any work for a personal private use or research, or reproducing any work for the purpose of judicial proceeding or replications by the teacher or pupil in the course of teaching। आर्टिकल 52 में कहा उन कृतों को सूचीबद्ध करती है जो कि कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं करते, जैसे कि व्यक्तिगत निजी उपयोग या अनुसंधान के लिए किसी भी काम में निष्पक्ष व्यापार और न्यायिक कार्यवाही के उद्देश्य से किसी भी काम को पुनः प्रस्तुत करना और शिक्षण के दौरान शिक्षक या छात्र द्वारा प्रतिकृति आदि। ठीक है, और ये ध्यान रखना उचित है कि कॉपीराइट अधिनियम कॉपीराइट के उल्लंघन के खिलाफ नागरिक और अपराधी दोनों उपचार प्रदान जो है वो करता है। ठीक है, और आप अब कॉपीराइट किस तरह से ले सकते हैं, यानी कि हाउ टू रजिस्टर्ड अ कॉपीराइट इन इंडिया, और हमारे भारत में किस तरह से हम रजिस्टर्ड हो सकते हैं, कॉपीराइट जो है वो ले सकते हैं। तो बोला द रजिस्टर ऑफ कॉपीराइट जो है वो मेंटेन करता है रजिस्टर जो कि कॉपीराइट से रिलेटेड होता है, जिसमें एंटर करता है उस नाम को जिस भी पर्टिकुलर पर्सन ने कोई काम किया होता है, यानी कि ऑथर भी होता है, या टाइटल ऑफ वर्क, या उसमें उस रजिस्टर में एंटर किया जाता है कि कौन सा वर्क किया है, टाइटल ऑफ वर्क क्या है, नेम क्या है पर्सन का, और एड्रेस क्या है उस ऑथर का, पब्लिशर का, और ऑनर ऑफ कॉपीराइट। ठीक है, ये सब एंटर किया जाता है, रिकॉर्ड रखा जाता है इन द नेम और अदर पार्टिकुलर्स of the copyright owner in the register of copyright is called the registration of copyright, जिसको हम registration of copyright जो है कहते हैं। प्रोसीजर क्या है रजिस्टर करने का कॉपीराइट इन इंडिया में, प्रोवाइड करा है सेक्शन 45 ऑफ कॉपीराइट एक्ट 1957, डील विद चैप्टर नंबर 13 ऑफ कॉपीराइट रूल 2013। स्टेप क्या है रजिस्टर करने के कॉपीराइट, सबसे पहले बोला है कि हम फाइल करेंगे एप्लीकेशन। ठीक है, हम फाइल करेंगे एप्लीकेशन, तो ये बोला द ऑथर पब्लिशर ऑनर और एनी अदर पर्सन इंटरेस्ट इन द कॉपीराइट कैन मेक एन एप्लीकेशन। ठीक है, यहां पर बोला कि जो कोई भी लेखक होगा, प्रकाशन होगा या मालिक होगा, उसको क्या करेगा, अपना इंटरेस्ट देखते हुए कॉपीराइट रजिस्ट्रार को कॉपीराइट के पंजीकरण के लिए क्या देगा, एप्लीकेशन देगा। ठीक है, फॉर्म 14 ऑफ कॉपीराइट रूल फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉपीराइट to the registrar of copyright. Such application must be accompanied by the prescribed fee for entering a particular of the work in the register of copyrights। ठीक है, इस तरह के आवेदन कॉपीराइट के रजिस्टर में काम का विवरण जो है वो दर्ज करने के लिए निर्धारित शुल्क के साथ होना चाहिए। और उस एप्लीकेशन को जो रजिस्ट्रार के को आप एप्लीकेशन दोगे कि एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉपीराइट, उसमें क्या कुछ मेंशन करो, उसमें आवेदन केवल
काम के संबंध में होना चाहिए, ठीक है। और ये आवेदक जो है वो हस्ताक्षरित होना चाहिए, यानी कि साइन उसमें होने चाहिए। और who may be the owner or author of right in case of the application is made by the owner of copyright, original copyright, और no objection certificate जो है वो issue करना पड़ेगा by the author in favor of owner has been submitted, यानी कि no objection certificate भी जो है वो issue किया जाएगा by the author in favor of owner has been submitted, ठीक है। और ये एप्लीकेशन जो है दे दी जाएगी। फिर एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉपीराइट जो है वो अनपब्लिश्ड वर्क इन अप्रकाशित कार्य में कॉपीराइट के पंजीकरण के लिए आवेदन, अप्रकाशित कार्य के पंजीकरण के लिए एक आवेदन कार्य की 2 प्रतियों के साथ जो है वो होना चाहिए, यानी कि आप एप्लीकेशन के साथ जो भी आपने वर्क, ठीक है, जो भी आपने वर्क किया है, जो भी काम किया है, उसकी आप 2 कॉपीज उसके साथ अटैच करोगे, ठीक है। Application for registration regarding an artistic work that is being used or could be used in a connection with any goods or services, ठीक है। यहाँ पे बोला किसी कलात्मक कार्य के संबंध में पंजीकरण के लिए आवेदन जिसका उपयोग जो है वो किया जा रहा है किसी भी वस्तु या सेवाओं के संबंध में जो है वो किया जाता है। यदि पंजीकरण के लिए आवेदन किसी कलात्मक कार्य के बारे में है जिसका उपयोग किसी भी वस्तु और सेवाओं के संबंध में किया जा सकता है, तो आवेदक में ट्रेडमार्क के रजिस्ट्रार से प्रमाण पत्र, यानी कि इन केस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन इज रिगार्डेड है किससे, आर्टिस्टिक वर्क से, ठीक है, जिसका यूज गुड्स एंड सर्विसेज के लिए किया जा रहा है। एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन में आप इंक्लूड करोगे ये स्टेटमेंट और सर्टिफिकेट लगाओगे, ठीक है, फ्रॉम रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्क एंड दैट नो कॉपी नो ट्रेडमार्क, कि आप ये मेंशन करोगे कि आर्टिस्टिक वर्क तो है लेकिन इसका यूज ट्रेडमार्क में नहीं किया जाता, तो मतलब ट्रेडमार्क के रूप में नहीं किया जा रहा, और ये ना ही तो ट्रेडमार्क के अंडर रजिस्टर्ड है। कोई भी आर्टिस्टिक वर्क, जैसे कि आपने कोई भी आर्टिस्ट, यानी कि कोई ठीक है, कुछ भी कला का काम किया, जैसे मान लीजिए पिक्चर ही बना दी, कोई लोगो ही बना दिया, तो आप ये मेंशन करोगे कि मैं अब इसको कॉपीराइट के अंदर, कॉपीराइट एक्ट 1957 के अंदर रजिस्टर्ड करा रहा हूं। इट मींस कि ये ट्रेडमार्क के अंदर पहले से रजिस्टर्ड नहीं है, और यदि है तो उसको कॉपीराइट के अंदर रजिस्टर्ड नहीं किया जाएगा, ये सब भी आप मेंशन करोगे। और एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ आर्टिस्टिक वर्क विच इज कैपेबल बीइंग रजिस्टर्ड एज डिजाइन, ठीक है, कि उसको डिजाइन के रूप में जो है वो पंजीकृत किया जाएगा। इन दिस केस एप्लीकेशन मस्ट बी सपोर्टेड बाय द एफिडेविट, और आप जो है वो एक एफिडेविट भी लगाओगे और इसमें डिक्लेयर करोगे कि डिजाइन हैज नॉट बीन रजिस्टर्ड अंडर द डिजाइन एक्ट 2000, ठीक है, कि डिजाइन को डिजाइन अधिनियम 2000 के तहत जो है पंजीकृत नहीं किया गया है, and it has not applied to an article through an industrial process and produce more than 50 times, कि औद्योगिक प्रक्रिया के माध्यम से एक लेख पर लागू नहीं किया गया है और 50 से अधिक पुनर्वाद जो है वो प्रस्तुत किया जाएगा। और मोड क्या है फाइलिंग एप्लीकेशन, कि आप किस तरह से फाइल करोगे, तो यह एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉपीराइट कैन बी फाइल की जाएगी, या तो आप खुद कॉपीराइट ऑफिस में विजिट कर सकते हैं, या पोस्ट के माध्यम से भी जो है भेज सकते हैं, यदि आप ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। नोटिस ऑफ एप्लीकेशन, कि आप आवेदक की सूचना किस, मतलब सूचना जो है किस तरह से दोगे या नोटिस किस तरह से भेजोगे। तो बोला द पर्सन अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉपीराइट हैज टू गिव the notice of application to every person who claim to have or has any interest in subject matter of copyright who is disputing the right of applicant for copyright। कॉपीराइट के पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को एक प्रत्येक व्यक्ति के आवेदन की सूचना जो है वो देनी होगी जो कि कॉपीराइट के विषय वस्तु में सूची की कोई रुचि नहीं है, यानी कि जैसे मान लीजिए अब देखो कॉपीराइट के ना, यदि आपने कोई जैसे कोई काम किया है, ठीक है, तो उस काम से जुड़े और भी ज्यादा लोग हो सकते हैं, जैसे किसी ने लिखा, किसी ने कोई राइटर है या ऑथर है, किसी ने पब्लिश करवाया, ठीक है, यानी कि किसी ने गाना गाया तो उसको पब्लिश करवाया, ठीक है, काफी ज्यादा अलग अलग पर्सन होते हैं जिनकी भूमिका रहती है। तो आप एप्लीकेशन, आप नोटिस दोगे उन लोगों को जो कि इससे जुड़े हैं कि आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है, कॉपीराइट की विषय वस्तु में रुचि और तो नहीं है कि और कोई रुचि होने का दावा जो है कर सकते कि कोई दूसरा पर्सन तो नहीं
मैं कॉपीराइट लूंगा, यानी कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर या उसी पर्टिकुलर जैसे बुक या किसी भी वर्क पर जो है वो प्रोटेक्शन लूंगा, तो किसी और अदर पर्सन को इंटरेस्ट तो नहीं होगा कि उसका कोई इंटरेस्ट, सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉपीराइट क्योंकि डिस्प्यूटेड नहीं होना चाहिए, यानी कि डिस्प्यूटेड किसी और पर्सन जो है वो उसको क्लेम ना करे। और एंटरिंग अ पर्टिकुलर्स इन अ रजिस्टर्ड ऑफ कॉपीराइट, एक कॉपीराइट के रजिस्टर्ड में विवरण जो है वो दर्ज कराना। यहाँ पे बोला कि 30-day पीरियड इज गिवन फॉर फॉलोइंग of objection, and if no objection to the registration are received by the registrar and no on being satisfied that the particular stated in the application are correct, the registrar of copyright shall enter such a particular in the registrar of copyright। ठीक है, कि यदि रजिस्ट्रार द्वारा पंजीकृत कोई आपत्ति प्राप्त होती है, यानी कि कोई ऑब्जेक्शन प्राप्त होता है, तो संतुष्ट होने पर ही कि आवेदन को लिखित मतलब जो उसमें एप्लीकेशन दी गई है वो सही है, तभी उसको रजिस्ट्रार रजिस्टर करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। और यदि लगता है कि ये सही है तो रजिस्ट्रार ऑफ कॉपीराइट क्या करेगा, एंटर कर देगा पर्टिकुलर इन रजिस्टर ऑफ कॉपीराइट। ठीक है, बट जो कुछ भी रजिस्ट्रार जो है वो उस रजिस्टर ऑफ कॉपीराइट में उसको मेंशन कर देगा। कंप्लीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है जब कंप्लीट मानी जाएगी व्हेन कॉपी of entries made in the register of copyright is signed and issued by the registrar of copyright or the by deputy registrar of copyright, or also every entry made by the registrar of copyright has published by him in the prescribed manner। कि कंप्लीशन हो जाएगी किसकी, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की। तो ये बोला कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इज कंप्लीट व्हेन अ कॉपी ऑफ एंट्रीज made in a register of copyright is signed or an issue by the registrar of copyright or the deputy registrar of copyright। ऑल्सो एवरी एंट्री की जो भी एंट्री की जाती है ना, रजिस्ट्रार जो भी रजिस्टर में एंट्री कर रहा है कॉपीराइट की है, तो वो पब्लिश हो जाती है बाय हिम और प्रेस्क्राइब मैनर में। ठीक है, ऐसा मान लिया जाता है कि इसको हमने रजिस्टर्ड करवा लिया है तो आपको राइट जो है वो मिल जाता है। नीड एंड बेनिफिट क्या है रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉपीराइट की, रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉपीराइट क्या होता है, ऑप्शनल होता है। ठीक है, कि रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉपीराइट सेवरल एडवांटेजेस हैं यदि आप रजिस्टर करवा लेते हो, और इट कैन बी डिस्कंसर्न फ्रॉम द सेक्शन 48 ऑफ कॉपीराइट एक्ट। सेक्शन 48 प्रोवाइड करता है कि रजिस्टर करवा लेते हो ना जब आप कॉपीराइट को, तो ये आपका प्राइमा फेसी एविडेंस माना जाता है पर्टिकुलर एंट्रीज देयरइन एंड शैल बी एडमिसिबल in the evidence in all court। ठीक है, and thus a person who has got a copyright registered in the name of generally presume the author or owner of work। ठीक है, कि आज सेक्शन 48 में ये प्रावधान है कि कॉपीराइट का रजिस्टर्ड प्रथम दृष्टिता इसमें दर्ज विवरणों का सबूत है और सभी अदालतों के साक्ष्य जो है वो स्वीकार होंगे, और इस प्रकार के एक व्यक्ति जिसने कॉपीराइट को अपने नाम पर पंजीकृत किया है वो उसे आमतौर पर काम लेखक जो है वो मानक माना जाता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉपीराइट के क्या कुछ बेनिफिट हैं, तो बोला है कॉपीराइट का पंजीकरण निम्नलिखित कारणों से जो है वो फायदेमंद रहेगा। ये अलाउ करेगा ऑनर को कि प्रोटेक्ट होगा आपका वर्क, यानी कि आपके ऑनर के वर्क को जो है वो प्रोटेक्ट किया जाता है, और फ्रॉम बीइंग यूज्ड टू अनऑथराइज्ड मैनर। ठीक है, कि आपके वर्क को अनऑथराइज्ड मैनर में जो है यूज नहीं किया जाएगा। इट बिकम इजियर, कि यदि आपने रजिस्टर करवाया है, रजिस्ट्रेशन करवाई है, तो ये इजी हो जाता है कि आप इन फ्यूचर यदि आप क्लेम करना चाहो, रॉयल्टीज को क्लेम करना चाहो या दावा करना चाहो तो आप कर सकते हो। कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन स्पेसिफिक द डेट ऑफ पब्लिकेशन, की कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन जो है वो उसी दिन से मान ली जाती है जिस दिन आपने जो है वो उसको रजिस्टर करवा लिया, जिस दिन आपने उसको पब्लिश करवा लिया। रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉपीराइट in your name might work in a favor in the case of any claim of a copyright infringement। कॉपीराइट उल्लंघन तब होता है जब आपके नाम पर, मतलब आपका नाम का यूज कर, आपके वर्क का यूज करके अपने नाम पर उसको किया जा रहा है, यानी कि आपके वर्क को अपने नाम पर जब यूज किया जा रहा है तब वो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट होता है। ठीक है, और बाकी हम पेटेंट कल करेंगे। ठीक है, पेटेंट क्या होता है, क्या कुछ क्राइटेरिया है, कौन सा एक्ट है, ठीक है, मेन सेक्शंस क्या है, ठीक है, और क्या कुछ मोड है।
ठीक है, थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और बाकी कल करते हैं। थैंक यू सो मच।